सर, आपने जो पॉइंट रखे गढ़वाल के जो पलायन का मेन मुद्दे थे, उनमें मेन बिंदुओं पर आपने इस संगोष्ठी के दौरान जो है आपने जो पॉइंट रखे, जी आशा है कि इस संगोष्ठी से जो भी है ये पॉइंट राजनीतिक स्तर पर जाए और इसमें कुछ सुधार आए। जी सर, इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, मैं मानता हूँ कि आज मैंने बहुत सारी उत्साही मैंने युवकों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है और क्या है कि दे वांट टू डू समथिंग, वो करना चाहते हैं। वहाँ पे क्या है, एक प्राकृतिक जो संसाधन हमारे पास खेती है, उस खेती को रिवाइव करना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? अगर किसी के पास 25 नाली ज़मीन है, तो 25 नाली ज़मीन 6 किलोमीटर में फैली हुई है, वो कहाँ कहाँ देखे? एक जगह देखता है, दूसरी जगह बर्बाद, वहाँ जाता है तो वहाँ बर्बाद नहीं हो पाता है। अगर उसके बजाय वो ज़मीन एक जगह में उस व्यक्ति को मिल जाए, कोई भी सरकार कोई भी योजना बनाए, कोई भी तरीका बनाए और वहाँ पे एक जगह में उसको ज़मीन मिल जाए, तो वहाँ पे वो कुछ भी कर सकता है। कोई संयंत्र खोल सकता है, कोई कारखाना तो खैर बड़ा शब्द है, लेकिन लघु उद्योग स्थापित कर सकता है। वहाँ पे चाहे वो बकरी पाले, भेड़ पाले, मौन पालन करे, कुछ भी करे, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए कुछ भी करे, खेती करे, तो उसकी वो तार-बाड़ भी कर सकता है, उसकी और उसका प्रबंधन भी कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है उसमें साहब कि मैं कहता हूँ कि हमारे पहाड़ों में आज बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोगों की कमी है। बाहर से स्किल्ड लोग हमारे आते हैं, मिस्त्री हमारे यहाँ नहीं है, लोहार हमारे यहाँ नहीं है, दर्जी हमारे यहाँ नहीं है, नाई हमारे यहाँ नहीं है, कोई भी नहीं है हमारे यहाँ। तो इन चीज़ों का सरकार प्रशिक्षण दे करके उनको आर्थिक सहायता दे, अपना काम शुरू कर सकें। सरकार से हमारा निवेदन है कि इस तरह से अगर मतलब जो उत्साही युवक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसी कारण से क्या हो रहा है कि जो इंश्योरेंस नहीं है, जीवन का इंश्योरेंस नहीं है और रोज़गार का इंश्योरेंस नहीं है, ये दोनों चीज़ें हो जानी चाहिए। लोगों को स्वतः रोज़गार अपना करें। जहाँ तक रोज़गार की बात है, रोज़गार का हमारे यहाँ माना जाता है सरकारी नौकरी संभव नहीं है। किस डिपार्टमेंट में कितने लोग लगेंगे, कितने भी लोग लग जाएंगे, तब भी पूरे लोग नहीं हो सकते। 100% को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। तो सीधी सी बात है कि अपना रोज़गार ढूंढो। जो लोग दूसरे और लोग हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आप सब समझते हैं कि मिस्त्री हमारे कहाँ से आ रहे हैं, पीओपी करने वाले कहाँ से आते हैं, वेल्डिंग करने वाले कहाँ से आते हैं, बढ़ई कहाँ से आ रहे हैं, सारे काम एक तरफ से गिना दीजिए। हमारी गाड़ी ख़राब होती है, गाड़ी का मैकेनिक कौन है, सारी चीज़ों को देखिए। मैं कहता हूँ उनसे हम सीखें, मेहनत करना सीखें। दूसरा हम क्या हो गया है कि मेहनत नहीं करना चाहते। अगर हम मेहनत करना सीखें तो निश्चित रूप से फिजा बदल सकती है। पहाड़ों को बसाना पड़ेगा, गाँव को बसाना पड़ेगा। गाँव बस गए, गांव में आबादी बस गई तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सारा पर्यावरण ठीक हो जाएगा, सारे रोज़गार पैदा हो जाएंगे। रोज़गार लाने की ज़रूरत नहीं है, जहां आबादी है वहां रोज़गार है। हम यहाँ कोटद्वार में है, यहाँ कौन सा रोज़गार है? लेकिन यहाँ पे 2 लाख की पॉपुलेशन है और 2 लाख की पॉपुलेशन 2 लाख लोगों की अपनी अपनी आवश्यकताएँ हैं। उन आवश्यकताओं के लिए उनको जो है सेवा चाहिए, उस सेवा के लिए सेवा करने वाले तैयार हैं, स्किल्ड, कुशल सेवाकार तैयार है, कुशल दर्जी तैयार है, कुशल मिस्त्री तैयार है, सभी तैयार है। तो जब इतनी सब बातें हो जाती हैं, मैं कहता हूँ ये सिचुएशन हमारे पहाड़ में आ जाती है, तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। वहाँ पे पहाड़ों को आबाद करना पड़ेगा, गाँव को आबाद करना पड़ेगा। गाँव आबाद तो रोज़गार ही रोज़गार, कोई दिक्कत नहीं। हमने वो समय भी देखा है, जबकि जहाँ तक पलायन की बात है, पुरुष तो हमेशा ही लोग पहले से ही बाहर जाते रहे हैं रोज़गार के लिए, बहुत दूर दूर जाते रहे हैं पुरुष। लेकिन दिक्कत तब हुई जब महिलाओं को जाना पड़ा। महिलाओं को क्यों जाना पड़ा? अभी मेरे अपने ही गांव की बात है, कई बच्चे हैं उनको दूर, मेरे गांव का प्राइमरी स्कूल बंद हो गया, दूसरे गांव में प्राइमरी स्कूल है और उस प्राइमरी स्कूल में बच्चे को भेजना है। अब घर की बहू या जो भी है उस लड़के को, बच्चे को लेकर के वहाँ जा रही है, फिर वहाँ से जब छुट्टी होगी फिर लेने जाएगी। फिर कब तक ये सिलसिला चलेगा? उसके बाद भी वहाँ वो स्कूल है जहाँ पे कि सब कुछ होते हुए भी जो अपेक्षित परिणाम है वो नहीं मिल पा रहा है। आखिरी एक ही वो बनता है विधान कि भाई बच्चे को कहीं शहर में भेजा जाए। शहर में भेजा जाए तो बीएससी तो कर नहीं रहा है बच्चा, इंजीनियरिंग तो कर नहीं रहा है, 20-22 साल का तो है नहीं, 6 साल का बच्चा है। माँ को जाना पड़ेगा। माँ अगर पलायन कर गई तो घर पे ताला, घर बंजर, खेत बंजर, पशुपालन सब खत्म, ये सब चीज़ें, और बाजार ख़त्म, स्कूल ख़त्म, कुछ भी जीवित नहीं है। और महिलाओं को घर में, गांव में रोकना होगा। महिलाएं हमारे पहाड़ की रीढ़ हैं और किसी भी समाज में अगर घर के अंदर महिला ही मेन चीज़ होती है। अगर महिला है तो घर है, महिला नहीं है तो घर है ही नहीं।
महिला का पलायन माने घर का माने कि जन पलायन, अभी से पलायन तो मैं फिर भी नहीं बोलता, जन विस्थापन। उस गांव से आकर के पौड़ी में बस गए, उस गांव से आकर के श्रीनगर में बस गए, वहाँ से आकर के कोटद्वार में बस गए। ये पलायन थोड़ी है। पलायन तो ये है कि जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों से लोग भाग रहे हैं कि किसी तरह हम बच जाएं, वो पलायन है। ये पलायन नहीं है, जन विस्थापन है। धन्यवाद सर। आपने जो पलायन के जो मुख्य बिंदुओं पर बातचीत की, जी। और आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जो लोग भी इसको सुनेंगे देखेंगे तो कम से कम उनके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव सकारात्मक विचार आए, बिल्कुल सर। और कुछ ना कुछ इनका असर जो ऊपर राजनीतिक स्तर पर भी जाए और हर जनमानस के ऊपर जाए, थोड़ा कुछ चेंजमेंट आए। मेरा तो ये निवेदन है हाथ जोड़ के, जो भी यहाँ के पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, नीति निर्माता हैं, ऑफिसर्स हैं, यंग्स हैं, उनको मेरे इस निवेदन पे, सरकार पे जो सक्षम बॉडी है, जो सक्षम मशीनरी है, सरकार ही है सक्षम मशीनरी है डेमोक्रेसी में, तो मेरा निवेदन है कि पहाड़ को बचा लीजिए। मैं चौनकोट क्षेत्र का रहने वाला हूँ। कभी चौनकोट बड़ा एक विशेष क्षेत्र होता था, विशेष क्षेत्र अपनी सभ्यता के लिए, अपने कृषि उत्पादन के लिए, अपनी डेंस पॉपुलेशन के लिए। आज चौनकोट मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा निरीह और बहुत ही एक दयनीय स्थिति में है। गांव खाली हो गए हैं, गांव में लोग नहीं हैं, खेत बंजर हो चुके हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। एक निराशा का वातावरण है। सबसे बड़ी बात है कि निराशा का वातावरण है, विश्वास की कमी है। इस विश्वास को लौटाना होगा सरकार से, और इन सभी जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, मेरा निवेदन है आप इस दिशा में आगे बढ़ें। धन्यवाद। धन्यवाद साहब आपका।